इन दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से मध्य प्रदेश और भारत की जनसंख्या के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि भारत में जनसंख्या की पृष्ठभूमि क्या रही है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में और मध्य प्रदेश में जनसंख्या का आकार क्या है, उसका वितरण किस हिसाब का है। उसके बाद में हमने ये भी बात की थी कल के लेक्चर में कि जो हमारे देश में या हमारे प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि के उपाय क्या हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण उपाय के बाद मैंने आप लोगों को अंतिम टॉपिक के रूप में आप लोगों से बात की थी मध्य प्रदेश और भारत में जनसंख्या का जो वितरण है या जनसंख्या की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है। तो जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने 3 चीज़ों की बात की थी। एक हमने जन्म दर को सीखा था, एक हमने मृत्यु दर को सीखा था और तीसरा हमने सीखा था प्रवास को। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने आपसे अपने पिछले लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जनसंख्या के संगठन के बारे में। जनसंख्या के संगठन के अंतर्गत हम लोगों को 4 चीज़ों को समझना है। जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटक जो हैं वो 4 घटक हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। एक होता है आपका लिंगानुपात, दूसरा होता है आयु संरचना, तीसरा होता है साक्षरता और चौथा होता है व्यावसायिक संरचना। लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना जो है वो जनसंख्या के प्रमुख घटक हैं, आप ये बोल सकते हैं। एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको इन चारों को ही आधार बनाकर अपना उत्तर जो है वो व्यवस्थित लिखना पड़ेगा। अब एक एक करके हम इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चारों क्या चीज़ हैं, इनके अंतर्गत हम लोगों को किन चीज़ों को देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं लिंगानुपात की, जिसको इंग्लिश में हम सेक्स रेशो के नाम से जानते हैं। सेक्स रेशो या लिंगानुपात क्या है, यदि इसको साधारण शब्दों में आप समझना चाहते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं कि हमारे देश में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो है वही आपकी सेक्स रेशो कहलाती है। क्योंकि हमारा देश जो है एक पुरुष प्रधान देश है और कहीं ना कहीं ऐसे में हम लोग जो है हमारे देश में प्राचीन काल से ये परंपरा रही है, पुरुषों को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि प्रधानता दी जाती रही है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश में जो सेक्स रेशो है वो बहुत कम है। अन्य कई विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में सेक्स रेशो काफ़ी कम है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तो हमारे देश के सेक्स रेशो से भी हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात या सेक्स रेशो जो है वो कम है। देखते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर, याद रखना है कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वही आपकी सेक्स रेशो कहलाती है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात भी कहते हैं, ठीक है। ये लिंगानुपात की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 नंबर का प्रश्न आता है, लिंगानुपात अकेला लिखा होगा, उसका आपको 1 या 2 वाक्य में उत्तर देना होगा, आराम से आपको 3 नंबर मिलते हैं। 2011 की जनगणना की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 931 है वर्तमान में सेक्स रेशो, और 2001 में यह 919 था। तो देखो दोस्तों कि केवल 931 ही है हमारे मध्य प्रदेश में लिंगानुपात। यदि हम पूरे देश की बात कर देते हैं तो पूरे देश का यदि लिंगानुपात की बात करें तो 940 जो है वो पूरे देश का लिंगानुपात हमको दिखाई पड़ता है। तो ये हमारे देश में और हमारे मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति है। अगर हम इसको 1901 की जनगणना से लेकर तो 2001 की जनगणना तक तुलना करें तो देखो कि 1911 में जहां मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 972 था, वहीं भारत का लिंगानुपात 972 था। एक्चुअल में क्या था, 1 नवंबर 1956 को तो हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो उसके पहले कैसे आपने मध्य प्रदेश का सेक्स रेशो देख लिया, तो इसको हमने उस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो जो रियासतें आती थी उससे हमने तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद हम 1921 की जनगणना की यदि हम बात करते हैं तो 1921 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात था वो 949 था, जबकि पूरे भारत का लिंगानुपात लगभग 955 था। ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा सीधे तौर पर कि जहां 972 था वहां से अब 949 हो गया और 955 हो गया, मतलब लिंगानुपात में कमी आई है। 1941 की यदि हम जनगणना की बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 946 था और भारत में लिंगानुपात 945 था। तो भारत में 945 है और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र का लिंगानुपात 946 था 1941 में। ये भी आपको देखना है, एक ऐसा वर्ष था जिसमें इस वाले क्षेत्र में लिंगानुपात ज़्यादा देखने को मिलता है। 1961 की यदि पॉपुलेशन की बात करें, जनगणना की बात करें तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 932 था और हमारे देश का लिंगानुपात 941 था। 2001 की जनगणना की यदि हम बात करते हैं तो ये 2001 की जो जनगणना है ये 21वीं सदी की पहली जनगणना हम बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत
मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 919 है और देश का लिंगानुपात 933 है। जबकि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या का लिंगानुपात 931 है और भारत में 940 है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक आने में हमको लिंगानुपात में कमी देखने को मिली थी 2001 तक। 2001 के बाद से सरकारी प्रयासों के चलते, विभिन्न योजनाओं के चलते, जागरूकता अभियानों के चलते लिंगानुपात में वृद्धि देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में भी वृद्धि देखने को मिली है और भारत की जनसंख्या में, भारत के स्तर पर भी लिंगानुपात में आप लोगों को वृद्धि देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यदि हम ये बात कर लें लिंगानुपात की 1901 से अभी तक की जनगणना की तुलना में कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से कम हो रहा है, तो हमें निरंतर 100 साल तक लिंगानुपात में हमको कम ही देखने को मिल रही है। और 2001 की जनगणना में थोड़ी वृद्धि, 2001 के बाद 2011 की जनगणना में हमको थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये चिंताजनक स्थिति है और कहीं ना कहीं लिंगानुपात की दृष्टि से जो इंटरनेशनल लेवल पर सूचकांक आते हैं उसमें भी हम लोग अभी पीछे हैं। कहीं ना कहीं भारत को इस क्षेत्र में नीचा देखने को पड़ता है, सुनने को मिलती है इंटरनेशनल लेवल पर। थोड़ा सा हमें बेहतर नहीं लगता कि विकसित देश जो हमसे आगे हैं उनका लिंगानुपात जो है वो बेहतर है। हमारे कई पड़ोसी देश भी ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात हमसे बेहतर है। एक सोचने वाली स्थिति दिखाई पड़ती है। यदि हम मध्य प्रदेश में कुछ जिलों की बात करें जहां पर लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हमारे मध्य प्रदेश में बालाघाट में है, जहाँ 1021 है लिंगानुपात। बोलने का मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं 1021 हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि 21 महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों की अपेक्षा। अलीराजपुर में 1011 है लिंगानुपात, मंडला में 1008 है लिंगानुपात, डिंडोरी में 1002 है और झाबुआ में 990 लिंगानुपात है। आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो भिंड में 837, मुरैना में 840, ग्वालियर में 864, दतिया में 873 और शिवपुरी में 877 है लिंगानुपात। मतलब आप देख रहे हैं कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मध्य प्रदेश में भिंड है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला हमारे मध्य प्रदेश में बालाघाट है। अंतर साफ दिखता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये ऐसे ज़िले आते हैं जहाँ पर उच्च जाति के लोग मिलते हैं और ये ऐसे ज़िले आते हैं जहाँ पर आदिवासी समूह ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कास्ट यदि हम बात करें तो भी ये उच्च अपर कास्ट वाले एरियाज़ जो है वहाँ पर आप लोगों को लिंगानुपात कम दिख रहा है, बल्कि इन एरियाज़ में जो है वो आदिवासी ज़िलों में जहाँ पर ST SC की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अगर आप बात करें तो यहाँ पर लिंगानुपात काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो लिंगानुपात के दृष्टि से आपको MPPSC में प्री में क्वेश्चन आएगा वो तो आप लगा देंगे, लेकिन इसके बावजूद सोचने वाली स्थिति है कि इन जिलों में लिंगानुपात और इन जिलों में लिंगानुपात का अंतर क्यों आ रहा है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। खैर ये चिंतनीय स्थिति है, हमको सोचना होगा कि लिंगानुपात के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं जिसके कारण हमारे देश में लिंगानुपात कम है। इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि लिंगानुपात के कारण क्या है। दोस्तों लिंगानुपात का सबसे बड़ा कारण हम बोल सकते हैं कि जैसे कि एक एक करके इसको गिने तो बाल विवाह जो है वो लिंगानुपात का एक कारण है। लिंगानुपात भारत में और मध्य प्रदेश में कम है, इसका एक कारण है बाल विवाह। प्राचीन काल से हम देखते हैं तो पारंपरिक तौर पर हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों की शादी करने की परंपरा चली आ रही है जिसको हम बोलते हैं बाल विवाह। जब बाल विवाह कर देते हैं तो कम उम्र में ही शादी हो जाने के बाद कम उम्र में ही एक समय के बाद जो है वो जो स्त्री है, जो लड़की है वो गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती जब स्त्री लड़की हुई है तो वो इतनी मैच्योरिटी के लेवल पर नहीं होती है वो किसी संतान को जन्म दे सके। ऐसे में संतान की उत्पत्ति के समय मतलब कि प्रसव के समय उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। मैक्सिमम लेवल पर ये देखा गया है कि जिसका भी बाल विवाह हुआ है उस लड़की की प्रसव के समय प्रसव पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लिंगानुपात जो है वह हमको कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमारे देश में रूढ़िवादी या परंपरावादी सोच, यदि रूढ़िवाद की बात करें, परंपरावादी सोच की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो है ये भी हमारे देश में कारण है लिंगानुपात के कम होने का। रूढ़िवादी या परंपरावादी सोच कैसे कारण हो सकती है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि बाल विवाह भी इसी का एक प्रकार है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश में लड़कियों को लड़कों से कम महत्व दिया जाता है, लड़कियों को लड़कों से कम महत्व दिया जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उन्हें बोझ समझा जाता है। उनकी पढ़ाई का खर्चा हो, उनकी शादी का खर्चा हो, है ना, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बोझ समझते हैं। ये रूढ़िवादी है, परंपरावादी सोच है, जिसके कारण लड़कियों के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है और लड़कों के जन्म को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाता है।
एक ये भी मान्यता हमारे यहाँ पर चलती है कि जो लड़का है उसको वरीयता हम देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि वो हमारी अग्नि को आग देने वाला है, हमारे वंश को चलाने वाला है। तो लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लड़कियों को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके कारण से कहीं ना कहीं लड़की के जन्म को हतोत्साहित करते हैं और जो भ्रूण हत्या है उसको बढ़ावा मिलता है, जन्म के समय बच्चों को मार देना, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे देश के परंपरावादी समाज में चलती आ रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो लिंगानुपात है उसमें हमको कमी दिखाई पड़ती है। एक वजह लिंगानुपात की आप बोल सकते हैं कि तकनीकी विकास भी हो सकता है। तकनीकी विकास किस प्रकार से आपके लिंगानुपात में कमी का कारण बन रहा है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले के समय में गर्भ में लड़का है या लड़की इसका पता लगाना संभव नहीं था। कुछ लोग अपने हिसाब से भविष्यवाणी ज़रूर करते थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो तर्क आधार पर नहीं थी। तो उस समय पे लड़का होगा या लड़की ऐसा कुछ पता नहीं होता था, तो लड़की हो या लड़का जन्म तो उस बच्चे का हो ही जाता था। लेकिन बाद में आधुनिक समाज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, वैज्ञानिक खोजें होती चली गई, अनुसंधान होते चले गए, रिसर्च होती चली गई। इन अनुसंधानों का, इन रिसर्चों का ये मायना निकला कि आज हमने इतनी सारी तकनीकें खोज ली हैं, मशीनें खोज ली हैं कि आपकी बॉडी के अंदर की एक एक चीज़ का वो फ़ोटो खींच के आपको दे सकते हैं, एक एक चीज़ की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही एक चीज़ ये होती है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई महिला जो होता है वो होती है, वो महिला जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में लड़का है या लड़की इसकी जांच करवा ली जाती है। मतलब क्या कि जो भ्रूण है उसके लिंग का जांच करवा ली जाती है, और लिंग की जांच के बाद अगर वहाँ लड़का नहीं है तो अगर लड़की है लड़का नहीं है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, और यदि लड़का है तो उसको जन्म लेने की अनुमति दे दी जाती है। तो ये जो गर्भ में ही भ्रूण की लिंग की जांच जो करने वाली व्यवस्था है, ये हमारे कानूनन यदि हम देखें तो ये अपराध है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर छुपते छुपाते और गैर कानूनी तरीके से ये चीज़ होती आ रही है। और इस चीज़ के कारण कहीं न कहीं हमारे देश में लिंगानुपात में हमको कमी देखने को मिलती है, क्योंकि यदि उस गर्भ में जो भी स्त्री है उसके गर्भ में लड़की है और उसको जन्म नहीं लेने दिया जाता, तो ऐसे में स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है। तो ये एक लिंगानुपात का एक कहीं न कहीं कम होने का कारण है। लिंगानुपात के कम होने का कारण जो है वो मैं एक मानता हूँ कि पोषण स्तर की कमी। पोषण स्तर की कमी जो है वो कहीं न कहीं लिंगानुपात के कम होने का कारण है। लिंगानुपात के कम होने का कारण पोषण स्तर की कमी इसलिए भी है क्योंकि देखो क्या होता है कि जब महिला गर्भवती है तो उसको एक अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है, अच्छे पोषक आहार की ज़रूरत होती है। तब जाके जब गर्भ प्रसव के दौरान वो उस दर्द को भी सहन कर पाती है और प्रसव जो है वो बेहतर तरीके से संपन्न भी हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि यदि महिला कमज़ोर है तो वो प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगी और उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे देश में मातृत्व मृत्यु दर जो है वो अभी भी बहुत बड़े लेवल पर है। मतलब प्रसव के समय महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए समस्या है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए उचित पोषण की व्यवस्था करना होगा, वरना ये लिंगानुपात जो है उसको हम कहीं न कहीं बराबर नहीं ला पाएंगे। यदि हम इसके बाद बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी मैं इसको देखता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी कैसे इसका कारण बन सकती है। यदि हम उसकी बात करें दोस्तों, तो याद रखना ग्रामीण क्षेत्र, हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। अब मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें या फिर एम्बुलेंस व्यवस्था की बात करें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, पर्याप्त डॉक्टरों की उपस्थिति की हम बात करें, तो आज हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन उस हिसाब से डॉक्टर है नहीं। सरकारी अस्पतालों में कई पद खाली मिल जाते हैं आपको, तो डॉक्टरों की स्थिति कमज़ोर रह जाती है। तो इनकी सबकी अनुपस्थिति में दवाएं हों, हॉस्पिटल हों, डॉक्टर की उपस्थिति हो, एम्बुलेंस सुविधा हो, इन चीज़ों की अभी भी हम उस स्तर पर पहुंच स्थापित नहीं कर पाए। और पहले तो थी नहीं, क्योंकि ये लिंगानुपात अब बढ़ रहा है, मतलब अब व्यवस्थाएं हो रही है। लेकिन इसके पहले वाले समय पे यदि हम चले जाते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले, तो ये चीज़ें और भी कम थी ना। हॉस्पिटल भी हमारे पहले और कम थे, दवाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा कम थी। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण इलाके थे, जो जिनमें जहाँ से हॉस्पिटल्स बहुत दूर होते थे, उनमें जो प्रसव की समस्या के कारण बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक कारण है लिंगानुपात में कमी होने का, कि स्वास्थ्य सेवाओं की हमारे यहाँ पर पर्याप्त उपलब्धता नहीं, इसके कारण लिंगानुपात में आपको कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के अलावा कि जागरूकता भी एक चीज़ है। जागरूकता हमारे देश में है नहीं। लड़कियों को बोझ समझने की चीज़ हो रही है वो अभी भी मानी जा रही है। हालांकि अब इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं और अब थोड़ी सी इसमें स्थिति सही है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ये लिंगानुपात में वृद्धि देखने को जो मिल रही वो है। परंतु ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ाने की कोशिश है। तो ये सारे कारण थे जिनके कारण हमारे देश में लिंगानुपात जो है वो कम है।
है ना। ये कारण आप लिखेंगे, इतने कारणों में आपका एग्जाम में बेहतर आंसर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अब अगर बोलें कि लिंगानुपात बढ़ाना है तो इसके लिए उपाय क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों सीधा सा उत्तर है कि ये जो समस्याएं हैं ना, इनको क्या करो, सॉल्व कर दो। इन सभी समस्याओं को सॉल्व कर दो तो कहीं ना कहीं लिंगानुपात सुधर जाएगा। बोलने का मतलब है कि सरकार पहले से ही इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। हमारे मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, मातृत्व सुरक्षा योजना की बात करें, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चल रही हैं, जो मातृत्व स्वास्थ्य के लिए चल रही हैं। आंगनवाड़ी के माध्यम से कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं, है ना, सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है ना। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत जो बालिकाएं हैं उनके जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी शैक्षिक स्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी योजनाएं संचालित हो रही है सरकार के द्वारा। इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन की और आवश्यकता है, ताकि जो आपका समाज है उसमें एक प्रकार की जागरूकता फैले और वो लड़कियों को बोझ मानना बंद कर दें, जिससे कि लड़कियों के जन्म को भी प्रोत्साहन मिले, लड़का लड़की में भेद कम हो जाए। ऐसी व्यवस्थाएं हमारी हो रही हैं, जिसका परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है कि जनसंख्या की जब जनगणना जब हम करते हैं उसमें हमको इस संख्या में सुधार दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा पोषण की व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ेगी। पोषण के लिए भी सरकार पर्याप्त व्यवस्था कर रही है, तो पोषण की स्थिति हम सुधार देते हैं महिलाओं को गर्भ के समय, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति हो सकती है। रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं कई स्तर पर, है ना। तो ये तकनीकी विकास की यदि हम बात करते हैं तो इसको लेकर बहुत कठोर दंड की व्यवस्था जो है वो देखना पड़ेगा। जहाँ पर भी अभी ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से डॉक्टर ऐसा काम अभी भी कर रहे हैं छुपते छुपाते, इस पर और कड़ाई की तरीके से कानून को लागू करवाने की ज़रूरत है, ताकि इन चीज़ों को और रोका जा सके, है ना। कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि एक मिसाल हो दूसरों के सामने कि भाई इस प्रकार का दंड भी हो सकता है, तो हम ऐसा अपराध ना करें। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना होगी, पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, है ना। उसके बाद जो जो गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स की कमी आती है कई जगह पर, जो डॉक्टर्स की कमी आती है, बेड्स की कमी आती है, इन सब चीज़ों की पूर्ति करवाना होगी, ताकि लिंगानुपात सुधरे। और सरकार इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर प्रयास कर रही है, जिसका आपको कहीं ना कहीं जो जो फ़ायदा है वो दिखाई पड़ रहा है कि लिंगानुपात के जो आंकड़े हैं वो सुधर रहे हैं। 2021 की जो जनगणना आएगी उसमें आशातीत है कि कहीं ना कहीं इससे बेहतर और अच्छे आंकड़े आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको देखना होगा। तो ये लिंगानुपात की बात कर रहे थे हम लोग। यदि हम बात करें शिशु लिंगानुपात की दोस्तों, तो 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको हम शैशवावस्था में मानते हैं कहीं ना कहीं। जो शिशु बच्चे होते हैं उनमें यदि हम बात करें तो अलीराजपुर में 978, मोरेना में बात करें तो 820, मतलब सबसे 829, मुरैना में 829 और अलीराजपुर में 978। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है शिशुओं का वो अलीराजपुर में है 970 978 के आसपास, और मुरैना में 829 मात्र है। याद रखना, इसमें मैंने आपको 5-5 जिलों की सूची दी है, आपको ये सूची पूरी याद करना होगी। क्यों? परीक्षा में क्या होता है, लिंगानुपात की दृष्टि से 5 बड़े जिले 5 छोटे जिले क्रम जमाने को भी आ जाता है, इसको पूछा भी जाता है। और जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं तो आपको उसमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इनको लिखेंगे तो आपका उत्तर बेहतर हो सकता है। तो इस प्रकार का प्रयत्न आपको करना होगा, ताकि आपका प्री हो या मेंस हो, दोनों में आंसर बेहतर हो जाए। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी मैंने फैक्ट आप लोगों को बता दिए, ताकि आप प्रीलिम्स तो ठीक है, एसआई का एग्ज़ाम दें, कांस्टेबल का एग्ज़ाम दें, जेल प्रेडी का एग्ज़ाम दें, ये एग्ज़ाम्स भी आप देते रहते हैं। और अभी निकट भविष्य में ये सारी वैकेंसीज आप लोगों की निकलने वाली है, तो ऐसे में आप लोगों को ये तैयारी बेहतर करना होगी और आंकड़ों को आपको लिख के रखना होगा। खैर, अब हम बात करते हैं साक्षरता की। दोस्तों, साक्षरता की यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश में जो मानव संसाधन को लेकर हम चर्चा करते हैं, उस मानव संसाधन को उत्तम बनाने का काम, उस मानव संसाधन को और बेहतर बनाने का काम, ताकि वो बेहतर मानव संसाधन जो है वो देश के विकास में, उचित विकास में रहने के अपना उचित योगदान दे सके, वो आप साक्षरता के माध्यम से ही कर सकते हैं। यदि आपके देश की जनसंख्या बहुत बड़े मात्रा में युवा है, आप युवाओं के देश हैं, लेकिन वो जो युवा जनसंख्या उसका बहुत बड़ा भाग साक्षर ही नहीं है, तो ऐसे में वो आपके किसी काम का नहीं है। मतलब आपको याद रखना है कि जब हम साक्षरता की बात करते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी मानव में, किसी भी व्यक्ति में उसके गुणों को, उसकी चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रयोग करने के काबिल बनाता है।
तो ये कहीं ना कहीं उसकी तार्किक शक्ति, उसके गुणों को, उसको निखारने का काम करती है साक्षरता। तो याद रखें, इसलिए कहीं ना कहीं साक्षरता भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे के लेक्चर में मैं शिक्षा संबंधी बातों पर विशेष तौर पर इस पर बात करूंगा। स्वास्थ्य शिक्षा ये अलग से हम लोगों को इसमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो वहाँ इसके बारे में मैं आप लोगों से डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में साक्षरता की स्थिति क्या है और साक्षरता वास्तव में होता क्या है। दोस्तों याद रखना है, साक्षरता का मतलब तो आप समझ गए, लेकिन साक्षर का मतलब कौन हो, साक्षर कौन होगा? तो कहीं ना कहीं 2011 की जो जनगणना है, इसमें कहीं ना कहीं बोला गया है कि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे ज़्यादा है, न्यूनतम आयु कितनी मानी है? न्यूनतम आयु मानी गई है 7 वर्ष। कोई व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 7 वर्ष है या उससे ज़्यादा है, वो किसी भी भाषा को समझता है, उसको बोल सकता है, उसको लिख सकता है, तो वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। देखो, साक्षर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास PhD हो, आपके पास कई सारी डिग्रियां हो, ये सब चीज़ें साक्षर के मायने में नहीं आती। आपने भले किसी भी क्लास में, स्कूल में एडमिशन ही ना लिया हो, लेकिन यदि आप 7 साल या उससे ज़्यादा की आयु के हैं और आपको किसी भी भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आता है, इसका मतलब आप साक्षर हैं। 1971 की जनगणना में 4 वर्ष निर्धारित किया था, मतलब 1971 की जनगणना बोला तो 4 वर्ष की आयु की बात की थी। अब 7 वर्ष की आयु के लोगों को ले लिया है कि जो किसी भी भाषा में लिखना पढ़ना जानते हो, वो साक्षरता की श्रेणी में आएंगे। अब 4 वर्ष की स्थिति ये है कि कई जगह पर जो बच्चे होते हैं उनका स्कूल में एडमिशन ही 4 साल में करवाते हैं, तो ऐसे में जो आपकी साक्षरता की जो दर है वो बहुत कम रहेगी, सीधी सी बात है। लेकिन अब 7 साल की स्थिति ये होती है कि कोई भी जो बालक है वो एक अच्छी 2nd 3rd क्लास तक आपका आ जाता है। अब 2nd क्लास तक यदि बच्चा आ गया आपका, इसका मतलब वो किसी भी भाषा को जानने समझने लायक हो गया है, तो उसको साक्षरता की गणना में हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि साक्षर कौन, ऐसा व्यक्ति जो 7 साल या उससे अधिक का है और वो किसी भी भाषा में पढ़ना, बोलना, समझना, लिखना जानता है, तो वो साक्षर कहलाएगा। ठीक है। अब हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के आंकड़े की, तो दोस्तों याद रखना कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 7.27 करोड़ है। लगभग हम बोलते हैं कि 7.5 करोड़ है मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन। अब मध्य प्रदेश की वो पॉपुलेशन जो 7.5 करोड़ है, उसमें यदि हम साक्षरता की बात करें तो उसका लगभग 69.32% जो है वो साक्षर है। मतलब प्रदेश की 7.5 करोड़ जनसंख्या का 69.32 करोड़ परसेंटेज जो है वो 69.32% जो है वो साक्षर है। और इसमें यदि हम महिला और पुरुषों की साक्षरता की बात करते हैं तो महिलाओं की साक्षरता केवल 59.24% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता 78.73% है। मतलब यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं कि पुरुषों को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है शिक्षा देने में महिलाओं की अपेक्षा, और पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में छोटा मोटा अंतर भी नहीं, बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। यदि हम देश की साक्षरता से इसकी तुलना करें दोस्तों, तो देश की साक्षरता है 72.99%। हमारा देश की जो कुल साक्षरता दर है वो 72.99% है। अप्रोक्स यदि आप बोल लेते हो तो 73% बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की साक्षरता दर इतनी है और भारत की साक्षरता दर इतनी है, दोनों के यदि अंतर निकाल लेते हो, सॉरी, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर इतनी है ना, ये मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है और ये भारत की साक्षरता दर है। यदि इन दोनों का आप अंतर निकालते हो तो 3.7% आता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की साक्षरता दर और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में कितना अंतर है, तो 3.7% का अंतर है दोनों साक्षरता दरों में, ये भी ध्यान रखना है। यदि हम बात करें साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान आता है, तो 28वां स्थान आता है। हमारे देश में 28 राज्य हैं, आप लोगों को पता होगा, स्टेट्स 28 हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 और 9 के यदि आप जोड़ देते हो तो लगभग हो जाता है वो 37 में हमारे राज्य की जो स्थिति है वो 28वीं स्थिति है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश की साक्षरता की यदि दृष्टि से हम बात करते हैं तो सबसे बदतर इंसान स्तर की हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पर हो सकता है। ठीक है। 2001 से 2011 के दशक में यदि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लगभग 5.60% की वृद्धि हुई है साक्षरता की दृष्टि से। पिछली जनगणना की तुलना में इस वाले जनगणना में साक्षरता दर में यदि हम वृद्धि की बात करते हैं तो 5.60% की वृद्धि हुई है पिछली जनगणना की अपेक्षा। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर करने वाला राज्य है जबलपुर। जबलपुर में 81%, यदि बात करें तो जबलपुर में 81% साक्षरता है। और सबसे कम साक्षरता वाली बात करते हैं तो अलीराजपुर जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है हमारे प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को।
राज्य की ग्रामीण साक्षरता है 63.9% और नगरीय साक्षरता है 82.8%। मैंने जब प्रवास वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था तो प्रवास वाले टॉपिक में, माइग्रेशन वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को बोला था कि शिक्षा जो है वो, शिक्षा व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो हमारे प्रदेश में प्रवास का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। ये आप इन आंकड़ों से भी देख सकते हो। देखो सबूत आप लोगों के सामने, आंकड़े आपको तर्क पर आधारित बताते हैं, आंकड़े आप लोगों की चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। आंकड़े देखोगे तो 63% और 82%, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की कमी है, जिसका कारण आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर साक्षर भी कम है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, जहाँ पर आपको साक्षरता भी बेहतर दिखाई पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के कई सारे लोग साक्षर यहाँ पर आ रहे हैं, वो पढ़ाई करने के लिए शहर में गए होंगे, शहर से पढ़ लिख के और आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है। महिलाओं की साक्षरता में यदि हम बात करें 2011 की जनगणना में 2001 की जनगणना की अपेक्षा लगभग 8.9% की वृद्धि हो रही है, जबकि पुरुषों की साक्षरता में लगभग 2.6% की वृद्धि हुई है। मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि महिला साक्षरता में वृद्धि हो रही है। तो इस क्षेत्र में सरकार बेहतर काम कर रही है, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ पुरुषों की साक्षरता दर बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। मतलब इस तरफ और ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके से कि हमारे मध्य प्रदेश का जो एवरेज रेट है वो बेहतर तरीके से सुधर सके। 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता में यदि अंतर की बात कर लें तो लगभग 19.5% का अंतर है, 19.5% का अंतर दिखाई पड़ता है हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में अंतर। ठीक है। लेकिन यदि हम भारतीय लेवल पे बात करें तो यही अंतर यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर ये अंतर मिलता है आप लोगों को 16.3% का। मतलब कि मध्य प्रदेश में स्त्री और महिलाओं की शिक्षा में अंतर और भारत में महिलाओं और शिक्षाओं का अंतर की यदि हम बात करें तो बहुत बड़ा अंतर दिखता है। भले ही भारत में 16% और मध्य प्रदेश में 19% है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा अंतर है। तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर आपको ये बताता है कि असमानता व्याप्त है और इस असमानता को पाटने की ज़रूरत है, इस असमानता को समाप्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम बोले कि हमारे देश में समानता की बात है, समानता का अधिकार है, तो ये असमानता दिखाई पड़ती है और यहाँ पर एक विशेष तौर पर काम करने की ज़रूरत है। यदि हम बात करें ये सबसे ज़्यादा अंतर की, तो मंदसौर जो है वहाँ पर ये स्त्री पुरुषों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। मंदसौर में 19% है और भोपाल में सबसे कम अंतर दिखाई पड़ता है, लगभग 10.5%। यदि हम बात करें 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना में स्त्रियों और पुरुषों की दोनों की जो साक्षरता है उसमें यदि अंतर की बात कर लेते हैं तो हमारे प्रदेश में मंदसौर में सबसे ज़्यादा है ना, और भोपाल में सबसे कम अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक है। पूर्वी निमाड़ जिले में महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से 9.6% अलग है। मतलब कि खंडवा में महिला साक्षरता पुरुषों से ज़्यादा है। तो ये याद रखना है, खंडवा में ऐसी क्या व्यवस्था है उसका अध्ययन करना चाहिए और उस मॉडल को हो सके तो दूसरे क्षेत्र में लागू करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को सोचना होगी ताकि हमारे देश में साक्षरता की स्थिति सुधरे, है ना। और ये साक्षरता की स्थिति सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमने बात कर ली कि क्या स्थिति है, 2001 में क्या था, 2011 में क्या था। पुरुष और महिलाओं की संख्या इसमें दी हुई है, आप इसको अध्ययन करना है पूरे चार्ट को ताकि आपका व्यवस्थित तरीके से हो पाए। अब साक्षरता दर कम होने का क्या कारण है? साक्षरता दर कम होने के बहुत सारे कारण हैं, आप उनको चाहें तो आप अपने स्तर पर उनको तैयार भी कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये मध्य प्रदेश में कौन से जिले सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले और सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में कि साक्षरता दर कम होने के क्या कारण, इसको लेकर क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो यदि हम सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले बात करें तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है 81.1%। इंदौर दूसरे नंबर पर आता है साक्षरता की दृष्टि से 80.9%। भोपाल तीसरे नंबर पर आता है साक्षरता की दृष्टि से 80.4%। बालाघाट चौथे नंबर पर आता है साक्षरता की दृष्टि से 77.1% और ग्वालियर पाँचवें स्थान पर आता है जहाँ पर 76.7% साक्षरता आपको दिखाई पड़ती है। यदि हम सबसे कम साक्षरता वाले जिलों की बात करते हैं तो सबसे कम साक्षरता है अलीराजपुर में। अलीराजपुर में सबसे कम साक्षरता वाले जिला है जिसमें 36.1% के आसपास आपको साक्षरता देखने को मिलती है। वैसे झाबुआ दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर बड़वानी, चौथे नंबर पर श्योपुर और पाँचवें नंबर पर धार का स्थान आता है। तो साक्षरता
विशेष तौर पर आपको पश्चिमी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के वहाँ पर कम दिखाई पड़ती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कम साक्षरता वाले जिले और ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिलों के अंतर्गत शामिल हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब महिला और पुरुष साक्षरता की यदि हम अलग अलग बात कर लेते हैं तो महिला और पुरुष साक्षरता को अलग अलग यदि हम देखते हैं तो महिला सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता जो है वो भोपाल में। भोपाल में 74.9% महिलाएं साक्षर हैं, जबलपुर में 74.4% है, इंदौर में 74%, बालाघाट में 68% और ग्वालियर में 67.4%। मतलब भोपाल महिला साक्षरता में सबसे बड़ा राज्य है। जबलपुर दूसरे नंबर पर आता है, इंदौर तीसरे नंबर पर आता है, बालाघाट चौथे नंबर पर आता है। वैसे यदि मैं सबसे कम महिला साक्षरता वाले राज्यों की बात करूं तो अलीराजपुर जो है वो 30.3% के साथ सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है। उसके बाद झाबुआ, उसके बाद बड़वानी, उसके बाद श्योपुर, उसके बाद सिंगरौली का स्थान आता है। तो ये सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं और ये सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाले जिले हैं, आप लोगों को ये विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही में पुरुष साक्षरता की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ है और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है, इसकी भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला है जबलपुर। जबलपुर का 87.29% जो जबलपुर के पुरुष हैं वो साक्षर हैं, जबकि सबसे कम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर में है। तो देखो, सबसे कम साक्षरता वाला, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला, सबसे कम महिला साक्षरता वाला, तीनों में यदि हम बात करें तो अलीराजपुर का स्थान आता है। और जबलपुर जो है वो पुरुष साक्षरता में ज़्यादा है, जबलपुर ओवरऑल साक्षरता में ज़्यादा है, लेकिन महिला साक्षरता में भोपाल जिला जो है वो सबसे आगे दिखाई पड़ता है। जबलपुर के बाद इंदौर, इंदौर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद भिंड और भिंड के बाद बालाघाट जो है वो पुरुष साक्षरता में आपको आगे दिखाई पड़ता है। ठीक है, और यहाँ अलीराजपुर से ज़्यादा है खंडवा में, खंडवा से ज़्यादा झाबुआ में, झाबुआ से फिर बड़वानी और बड़वानी से धार। ये सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले, ये सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है विशेष तौर पर। ठीक है, तो ये पुरुष साक्षरता वाला काम भी हमने देख लिया कि कहाँ पुरुष साक्षरता की क्या स्थिति है। इसके बाद हम बात करेंगे व्यावसायिक संरचना की, लेकिन व्यावसायिक संरचना के पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि साक्षरता दर में कमी होने का क्या कारण हो सकता है। जब हम साक्षरता दर में कमी होने के कारणों पर चर्चा करते हैं दोस्तों, तो एक तो गरीबी की स्थिति आती है कि गरीब है, इतना पढ़ाई का खर्चा उठा नहीं पाते हैं, तो गरीब हैं, पढ़ाई का खर्चा उठा नहीं पाते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्याएं हो जाती हैं और उच्च स्तर की जो परीक्षा होती है वो सब कम रह जाती है। एक परंपरावादी सोच होती है, लोग पढ़ाई के स्थान पर बच्चों को काम में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हम बात करें न्यूनतम साक्षरता होने का कि वहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कमी देखने को मिलती है। महिला और पुरुष साक्षरता में कमी की स्थिति आ जाती है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को पढ़ाना ज़्यादा आसान समझा जाता है, क्योंकि हमारे देश में एक परंपरावादी मानसिक सोच है कि जो महिलाएं हैं उनको शादी करना है, घर बसाना है और बर्तन घर का काम करना है। ये सब सोच कर ये ट्रेडिशनल सोच बना रखी है परंपरावादी, जिसके कारण महिलाओं की साक्षरता को तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन पुरुषों की साक्षरता को तवज्जो दे देते हैं वो लोग, ताकि पुरुष जो है वो पढ़ेगा, घर चलाएगा, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए। तो ये कहीं ना कहीं जो अंतर है, ये सोच को बदलना पड़ेगा ताकि हमारे देश में साक्षरता का स्तर ऊंचा होता चला जाए। हमारे देश में एक चीज़ ये भी जाती है कि जब मैं शिक्षा व्यवस्था पर बात करूंगा मध्य प्रदेश की, तो वहाँ इस संदर्भ में डिटेल में चर्चा करूंगा। वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में हमारे यहाँ पर कमी देखी जा रही है, लेकिन लोग स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, वो स्थिति को भी हम लोगों को बात करनी है। खैर, सरकार जो है वो साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए नियमित इस क्षेत्र में काम कर रही है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के काम किए जा रहे हैं, महिलाओं की साक्षरता सुधार के लिए योजनाएं चल रही हैं, कई सारी बोल सकते हैं स्कॉलरशिप चल रही हैं, इसके लिए एक ऋण की भी जो व्यवस्था वो भी की जा रही है। तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं, पुरस्कारों की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व दें। तो ये चीज़ों को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब हमको बात करनी है व्यवसायिक संरचना की। 3 घटक की हम लोगों ने बात की थी, लिंगानुपात की बात की थी, इसके अंतर्गत हमने आयु संरचना की बात की थी, इसके अंतर्गत हमने बात की थी साक्षरता की, इसके अंतर्गत हमको बात करना है व्यवसायिक संरचना की। तो पहले व्यवसायिक संरचना की बात कर लेते हैं कि व्यवसायिक संरचना क्या है। दोस्तों, किसी भी राज्य की या देश की पॉपुलेशन जो होती है वो जनसंख्या ही उसकी एक मानव पूंजी भी होती है। वो कहीं ना कहीं उसके उद्योगों में काम करने वाले होते हैं, कंपनियों में काम करने वाले होते हैं, ये सब चीज़ें काम करने वाले उसके वही लोग होते हैं जो उसकी जनसंख्या है। मतलब आर्थिक रूप से यदि हम बात करें तो दोस्तों, जब हम व्यवसायिक संरचना की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय जो हैं वो क्रियाशील हैं। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को हम क्या बोलते हैं, व्यवसायिक संरचना कहते हैं जनसंख्या की।
सामान्य तौर पर यदि हम देखते हैं तो व्यवसाय को हम 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। 4 श्रेणी कौन कौन सी? एक होती है प्राथमिक श्रेणी। इनको हम इकोनॉमिक वाले चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। तो किसी भी इकोनॉमी में विशेष तौर पर 4 श्रेणियों में हम व्यवसाय को वर्गीकृत कर रहे हैं। पहली श्रेणी होती है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर। इसके अंतर्गत यदि साधारण शब्दों में आप समझना चाहें तो ऐसे व्यवसाय आते हैं जो अपने कच्चे माल की आपूर्ति प्रकृति से करते हैं, मतलब प्रकृति पर आधारित हैं। एक प्रकार से प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल का या संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन का कार्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मत्स्यन, खनन आदि जो क्रियाएं हैं वो शामिल की जाती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र में जो भी प्रोडक्शन हुआ था उस प्रोडक्शन को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके ये कुछ बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल, खनन किया, उससे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि खनन करके रॉ मटेरियल प्राप्त किया आपने लोहे वगैरह का, उससे आपने अयस्क आदि का निर्माण कर दिया। जैसे आपने खेती करके गेहूं निकाल लिए और गेहूं का प्रयोग करके आपने बिस्किट, ब्रेड वगैरह बना दिया, तो ये सब किस में आ जाएगा? विनिर्माण उद्योग जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। इसमें आप लोग उद्योग बोल सकते हैं, भवन निर्माण बोल सकते हैं, आदि चीज़ें जो होती हैं वो सब इसमें आ जाती है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी चीज़ का लेन देन नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई वस्तु आपको दे रहा हूँ और आप उसके बदले मुझे पैसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें सेवाओं का लेन देन होता है, मतलब चीज़ों का लेन देन ना होकर सेवाओं का लेन देन जिसमें होता है उसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, सेवाएं, बीमा, बैंकिंग, ये सब क्या है? ये सब सेवा सेक्टर है। यदि आप किसी से बीमा करवाते हैं तो आपको वो क्या करता है भाई? बीमा की एक रिसिप्ट दे देता है आपको, पॉलिसी, और आपको कि उसका प्रीमियम भरना पड़ता है। ऐसा होता है कि वो आपको कोई चीज़ दे देता होगा, नहीं ये रहा आपका बीमा, ऐसा तो नहीं होता ना। वो अपने सर्विस देते हैं। आपको चोट लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बदले में उसका कवर, आपको जो पैसा राशि होती है वो आपको प्रदान करते हैं वो लोग, तो ये बीमा होता है। चतुर्थक सेक्टर के अंतर्गत बोल दिया कि अनुसंधान वाला काम जो है, वैज्ञानिकों का जो काम है, उसको हम चतुर्थक सेक्टर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ यदि हम बात करें प्रदेश में, तो हम पूरे व्यवसाय को 4 श्रेणियों में बांट देते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। यदि हम बात करें इसमें, तो हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो काय में लगे हुए हैं? प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं। प्राथमिक सेक्टर में लगभग हमारे प्रदेश की 72% पॉपुलेशन लगी हुई है, जिसमें भी हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग कृषि में लगे हुए हैं। बाकी जो विनिर्माण और तृतीयक, चतुर्थक सेक्टर है, इसमें धीरे धीरे करके कम होते चले जाते हैं। जो चतुर्थ सेक्टर, उसमें बहुत ज़्यादा लोग कम हो जाते हैं। तो ये व्यावसायिक संरचना थी। यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है मध्य प्रदेश में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना पर प्रकाश डालने को आ जाता है, तो आपको ये उत्तर उसमें बेहतर तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट बात करना है कि मध्य प्रदेश में कामगारों की संख्या। दोस्तों, कामगारों की कुल संख्या जो है हमारे मध्य प्रदेश में 43.5% के आसपास मानी जाती है, जिसमें पुरुषों की संख्या इतनी है और महिलाओं की संख्या इतनी है। ये तो बात हो गई कामगारों की, लेकिन वास्तव में कामगार होते क्या हैं उसके संदर्भ में चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कामगार क्या होते हैं उसके संदर्भ में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। देखो, किसी भी जनसंख्या को 3 प्रकार के कामगारों में बांटा जाता है। एक होता है मुख्य कामगार, एक होता है सीमांत कामगार, और तीसरा होता है गैर कामगार। ठीक है, गैर कामगार, मुख्य कामगार और सीमांत कामगार, 3 प्रकार के हमने इसको बांटा है। मुख्य कामगार कौन होते हैं? जो 180 दिन या 6 महीने या 180 दिन क्या करेंगे? ऐसा कोई काम करेंगे जो आर्थिक रूप से उत्पादन का काम हो। मतलब काम तो करेंगे लेकिन इकोनॉमिकली कोई ना कोई उत्पादन का काम होना चाहिए। जो 180 दिन या उससे ज़्यादा या 6 महीने से ज़्यादा, कम से कम 6 महीने उत्पादन का काम करते हैं, आर्थिक रूप से उत्पादन का काम करते हैं, तो उसको हम मुख्य कामगार कहेंगे। जो 180 दिन से कम या 6 महीने से कम आर्थिक उत्पादन का काम करेंगे उसको हम बोलेंगे सीमांत कामगार। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन भर काम करते हैं लेकिन कोई भी आर्थिक उत्पादन उससे नहीं होता, जीडीपी में कोई योगदान नहीं देते, इसका मतलब वो कौन हो गया? गैर कामगार हो गया। आगे बात समझ में? कामगार, मुख्य कामगार, गैर कामगार और सीमांत कामगार कौन होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। तो किसी भी देश की पॉपुलेशन में हम उसकी कामगारों के आधार पर उसकी पॉपुलेशन को 3 भागों में बांटते हैं। वो उसके काम करने के ड्यूरेशन के आधार पर, उसके द्वारा होने वाला इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से होने वाले प्रोडक्ट, आर्थिक उत्पादन को आधार माना जाता है।
तो हमारे मध्य प्रदेश में हमने 3 माना है, जिसमें प्रदेश की 43.5% पॉपुलेशन शामिल है। पुरुषों की संख्या 50% से ज़्यादा, लगभग 53.6%। महिलाओं की संख्या जो है 32.6% के आसपास है। महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा है। महिलाओं की संख्या कम होने का कारण ये है कि महिलाएं एक हाउसवाइफ के रूप में, गृहिणी के रूप में सुबह से शाम तक अपने घर में काम करती हैं, लेकिन उनके काम को आर्थिक उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता, तो वो दिन भर काम करने के बावजूद वो गैर कामगार वर्ग में ही आती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, जबकि इसको शामिल किया जाना चाहिए एक प्रकार से। खैर, तो ये व्यवस्था है कामगारों की। ठीक, चलिए अब अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या की यदि हम बात कर लेते हैं, तो ये पूरा चैप्टर है आपका, अलग से हम इस संदर्भ में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी हम इसमें लाइट प्रकाश डाल देते हैं कि स्थिति क्या है। कि अनुसूचित जाति और जनजाति की यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या जो है वो 1.13 करोड़ है, जो 15.6% के आसपास है। इसकी दृष्टि से मध्य प्रदेश का हमारे देश में 8वां स्थान है और प्रतिशत की दृष्टि से 17वां स्थान है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 920 है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो बालाघाट में है और सबसे बोल सकते हैं कि इसकी जो साक्षरता है वो 66.16% के आसपास है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले और सबसे कम अनुसूचित जाति वाले ज़िले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो इंदौर में है, उसके बाद उज्जैन में है, उसके बाद सागर में, उसके बाद मुरैना में, फिर छतरपुर में है। वैसे ही सबसे कम एससी की जनसंख्या कहाँ है? झाबुआ में है, उससे ज़्यादा अलीराजपुर में है, उससे ज़्यादा डिंडोरी में, उससे ज़्यादा मंडला में, उसके बाद उमरिया में है। तो ये एससी की जनसंख्या में छोटे ज़िले और एससी की जनसंख्या में बड़े ज़िले, इंदौर सबसे बड़ा है और झाबुआ सबसे छोटा ज़िला है एससी की जनसंख्या की दृष्टि से। वैसे यदि हम बात कर लेते हैं प्रतिशतता के बारे में, तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या का प्रतिशत है और झाबुआ में सबसे कम है एससी की जनसंख्या का प्रतिशत। जहां उज्जैन में 26.37% के आसपास एससी की जनसंख्या है, वहीं झाबुआ में केवल 1.7% ही एससी की शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। उज्जैन से कम है दतिया में, दतिया से कम है टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ से कम है शाजापुर में और शाजापुर से कम है छतरपुर में। ये 5 जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां एससी की जनसंख्या ज़्यादा है, उज्जैन में सबसे ज़्यादा है, याद रखना है। और ये 5 जिले हैं जिनमें एससी की जनसंख्या कम है। सबसे कम झाबुआ में, उससे ज़्यादा अलीराजपुर में, उससे ज़्यादा मंडला में, उससे ज़्यादा डिंडोरी में और उससे ज़्यादा बड़वानी में है। ये कम और ये ज़्यादा, उज्जैन सबसे ज़्यादा और सबसे कम झाबुआ में प्रतिशत है अनुसूचित जाति का। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से यदि हम बात करें तो देश में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का 21.9% और देश की कुल जनसंख्या का लगभग 14.70% जो है वो एसटी हमारे मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ती है और ये 8.6% है कुल अनुसूचित जनजातियों का हमारे मध्य प्रदेश में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है हमारे मध्य प्रदेश में धार जिले में है और सबसे कम जो है वो भिंड जिले में है। यदि हम प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अलीराजपुर में है और सबसे कम प्रतिशत भिंड में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की भी हमने बात कर ली। अब एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, देखते हैं 5-5 जिले कौन से हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या धार में है, उससे कम बड़वानी में है, उससे कम झाबुआ में, उससे कम छिंदवाड़ा में, उससे कम खरगोन में है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से, एसटी की जनसंख्या की दृष्टि से धार जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और एसटी की जनसंख्या सबसे कम भिंड में है, उससे ज़्यादा दतिया में, उससे ज़्यादा मुरैना में, उससे ज़्यादा मंदसौर में, उससे ज़्यादा शाजापुर में है। तो ये 5 जिले हैं जो एसटी की पॉपुलेशन जहां कम है और ये 5 जिले हैं जहां पर एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक एक करके आप लोगों को ध्यान रखना है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो एसटी की जनसंख्या में यदि हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशतता की दृष्टि से अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत 89%, उसके बाद झाबुआ, उसके बाद बड़वानी, उसके बाद डिंडोरी, उसके बाद खंडवा। तो ये 5 जिले जहां एसटी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, अलीराजपुर जिसमें टॉप में है। वैसे ये 5 जिले हैं जहां एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे कम है। भिंड में सबसे कम है, उसके बाद मुरैना, उसके बाद दतिया, उसके बाद मंदसौर, उसके बाद भोपाल। तो सबसे कम प्रतिशत भिंड में है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत अलीराजपुर में है एसटी की जनसंख्या का। तो ये एसटी की जनसंख्या की हमारे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है वो भी हम लोगों ने देख लिया है। सीधे तौर पर प्री मेंस दोनों में ये आएगा, अन्य वनडे एग्जाम्स में भी आप लोगों को ये देखने को मिलता है। चलो अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर छतरपुर में हुई है और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर मंदसौर में हुई, यहाँ पर
11.8 गया है। तो याद रखना कि मंदसौर में माइनस में है एसटी की पॉपुलेशन, याद रखना है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 1,40,000 आदिवासी ही, याद रखें, केवल 1,040 आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं। 1,40,000 आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं, जो कुल जनजाति जनसंख्या का मात्र 6.8% के आसपास है, ये भी ध्यान रखना है। भिंड जिले में सबसे ज़्यादा आदिवासी नगरों में रहते हैं और डिंडोरी में सबसे कम आदिवासी नगरों में रहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बढ़ती जनसंख्या एवं तीव्र वृद्धि दर के कारण कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये तो बात कर लिया था कि देश में जनसंख्या वृद्धि होने के क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या वो पता चल गया था, उसके उपाय की हम लोगों ने बात कर ली थी। साक्षरता कम है, उसके उपाय कैसे हो सकते हैं, वो भी हम लोगों ने बात कर ली। लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या भोजन की समस्या। दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास क्षेत्रफल उतना ही है, अब भूमि का क्षेत्रफल हमारे पास उतना है, लोग दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जो लोग बढ़ रहे हैं उनके लिए हमको शहर बनाने होंगे, उनके लिए हमको शहर बनाने होंगे, मकान बनाने होंगे। अच्छा, मकान बनाने का मतलब है कि सीमेंट कंक्रीट बढ़ाना पड़ेगा, सड़क बिछानी पड़ेगी, और जब मकान बनेंगे तो फिर एक प्रकार से सीमेंट कंक्रीट का जाल बनेगा जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्जर्व कर लेता है गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की एक कारण हो गया वो। दूसरी बात कि यदि लोग ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम लोगों को क्षेत्र विस्तार करना पड़ेगा, शहरीकरण, और इसके कारण जो कृषि भूमि है या तो हम उसको कम करेंगे या हम वनों को काटेंगे। यदि कृषि भूमि कम करेंगे तो लोग तो बढ़ते जा रहे हैं और खेती छोटी होती जा रही है, तो भोजन की समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा गाड़ियाँ चलाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण का वायु प्रदूषण हो जाएगा। ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा कचरा निकलेगा तो वहाँ पर भी पॉल्यूशन का कारण बनेंगे। ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा पानी का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा पानी दूषित करेंगे, वहाँ पर भी समस्याएँ होंगी, जल प्रदूषण का कारण बनेंगे। ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए घर की व्यवस्था करना पड़ेगी तो हमको वन काटने पड़ेंगे, तो ऐसे में वनों का नाश होगा, कहीं ना कहीं वो भी पर्यावरण संबंधी समस्याओं का कारण बनेंगे। तो दो चीज़ हम लोगों ने जान ली कि ज़्यादा जनसंख्या होने का मतलब है पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाना और भोजन की समस्या का कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर उठ जाएगी। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसके हिसाब से हम लोगों को उद्योग लगाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हम लोगों को व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जब उस हिसाब से उद्योग नहीं लगा पाएंगे तो जनसंख्या में गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। उस स्थिति किसके कारण हो रही है? ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण हो रही है। आज भी आप लोग देखते हैं कि जो विकसित देश उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जिन देशों की पॉपुलेशन कम है उन देशों में कम पॉपुलेशन के कारण, कम जनसंख्या के कारण व्यवस्था करना आसान होता है। रोजगार की बात करें, उद्योगों की बात करें, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये वहाँ पर उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग कर देते हैं, क्योंकि छोटा जनसंख्या है इसीलिए। लेकिन बड़ी जनसंख्या के लिए इतने बड़े लेवल पर व्यवस्थाएं करना आसान नहीं होता है, तो ये शिक्षा कहीं ना कहीं बोल सकते गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करेंगी। इतने बड़े लेवल पर यदि जनसंख्या है, पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं होगा, पर्याप्त काम उपलब्ध नहीं होगा, रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, तो कम खाना खाएंगे, न्यूट्रिशन की कमी होगी, कुपोषित जनसंख्या होगी, कुपोषित जनसंख्या बीमार जनसंख्या होगी, जो आपके देश के विकास में भी योगदान नहीं दे पाएगी। निम्न जीवन स्तर रहेगा भैया, रोजगार उपलब्ध करवा नहीं पाओगे इतने बड़ी मात्रा में, तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, तो जीवन स्तर कैसे उड़ा लेगा? गरीब के गरीब बने रहेंगे। जब रोजगार नहीं है तो प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाएगी और निम्न उत्पादकता होगी। क्यों होगी निम्न उत्पादकता? क्योंकि आपके देश की जनसंख्या स्वस्थ नहीं है, उसको खाने को नहीं है, उसमें पोषण स्तर की कमी है। अब जिसको खाने को नहीं है, पोषण स्तर की कमी है, वो क्या ज़्यादा काम कर पाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो निम्न उत्पादकता की समस्या भी यहाँ से आने वाली है। इसके अलावा भी और सारी समस्याएं, जैसे कि जनसंख्या बढ़ने के कारण भीड़ बढ़ेगी तो उनके लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अवसर नहीं मिल पाएंगे। अवसर नहीं मिलेंगे तो लोग आपराधिक समस्या में जाएंगे, और अपराधी होंगे तो फिर आपका सामाजिक रूप से जो स्तर है उसका पतन होता चला जाएगा, आपकी सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होता चले जाएंगी, गंदी बस्तियों की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ये सारी समस्याएं जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण है। आप लोगों को इस जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपका आंसर फॉर्मेट करना पड़ेगा। हर एक समस्या दूसरी समस्या से जुड़ी हुई है। पहली समस्या है, उसके कारण फिर दूसरी समस्या है, फिर तीसरी समस्या है, फिर चौथी समस्या है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसके बारे में हम लोगों ने पूरी चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले लेक्चर में हम लोग जनसंख्या नीति, जनसंख्या दिवस, इन संदर्भ में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।